तो पता करते हैं क्या है। अ, अभी तो खैर फिलहाल कुछ नहीं हो पाएगा, जब टेस्ट छुट्टी से बाद में आना होगा ना, आफ्टर डीपी हॉलीडेज, तब उसमें बताना, उसमें कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो भी है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो उसके बारे में सुन लो, है तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लक्ष्य नीट 151 थे ना तुम लोग, ईवी ईवी। ठीक है, टॉपिक का नाम है फ्रॉग और लेक्चर नंबर है 1। ठीक है, लेक्चर नंबर 1। ओके, चलिए। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है आपके पास। एक तो आपको इसमें पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग। ठीक है, जनरल कैरेक्टर और इंट्रोडक्शन। दूसरा इसमें क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, दूसरा क्या है, मॉर्फोलॉजी। और जो तीसरा यहाँ आपको पढ़ना है दैट इज एनाटॉमी, यानी एनाटॉमी। ठीक है, ओके। तो आपको ये 3 चीजों में फ्रॉग को कंप्लीट करना है। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो बहुत सिंपल है, मतलब फ्रॉग में कुछ भी बहुत अलग नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, फ्रॉग किस फाइलम को बिलोंग करता है, कॉर्डेट्स। आप सभी किस फाइलम को बिलोंग करते हो, कॉर्डेट्स। तो जब कॉर्डेट्स को ही बिलोंग करता है तो उस चीज में हमें ये बात ध्यान रखना है कि सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो लगभग वही हैं जो हम लोग ह्यूमंस में देखते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, मतलब ये ना कॉकरोच से भी सिंपल टॉपिक है। तो अगर आप देखो, तो अगर इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह सर, ये तो मतलब कि चार्ट नंबर यूं ही पॉकेट में पड़ा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी वैसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। बहुत क्लियरली आराम से हम लोग समझ जाएंगे। तो इसमें कुछ भी मैं कर भी नहीं रहा हूँ, मैं सीधे सीधे NCERT से ही आपको इनको मार्क करा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हें इसमें कहीं का ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। तो दिस पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन। तो देखो, सीधी सीधी बात है, आराम से सुनते जाना, कुछ भी नहीं आपको कुछ करना है बहुत ज्यादा। अगर हम बात करें फ्रॉग्स की, तो आप सभी जानते हैं कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। तो एक पॉइंट तो हमें ये याद ही रखना है कि किस फाइलम को बिलोंग करता है, कॉर्डेटा। लेकिन फाइलम कॉर्डेटा में ये क्लास कौन सा है इसका, एम्फीबिया। और एम्फीबिया किसको कहते हैं हम लोग, जो लैंड पर भी मिले और वाटर में भी मिले। लेकिन बात यहां पे ध्यान ये रखिएगा कि ये जिस वाटर में मिलता है वो मैरीन वाटर नहीं है, बल्कि फ्रेश वाटर है। वो कौन सा वाटर है, फ्रेश वाटर है। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, ये कहां मिलेगा, फ्रेश वाटर में। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे जिस फ्रॉग के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे उस फ्रॉग का नाम क्या है, राना टिग्रीना। ये भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा बहुत बात जो हमें फ्रॉग के बारे में पहले से ही पता है वो समझते हैं। देखो, फ्रॉग को आपने हमेशा देखा होगा कि ये बारिश के मौसम में दिखाई देता है, ठंड के मौसम में या गर्मियों के मौसम में नहीं दिखते। तो एक सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये ठंड और गर्मियों में नहीं दिखता है। क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है ना, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी पोइकिलोथर्म्स होते हैं। अब हम लोग की अगर बात करें, हम लोग क्या वार्म ब्लडेड, इसलिए ठंड आने पर हम अपनी बॉडी का एडजस्टमेंट ठंड के अकॉर्डिंग करते हैं, गर्मी आने पे बॉडी का एडजस्टमेंट गर्मी के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी हम इस तरह के एनवायरनमेंट में खुद को सर्वाइव करते हैं। यानी ऐसा नहीं होता है कि बाहर का टेम्परेचर 60 डिग्री हुआ तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री होगा, बल्कि हमारी बॉडी कोशिश करेगी अपने को एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर पे रखने में। फ्रॉग ऐसा नहीं कर पाता है, इसीलिए फ्रॉग को क्या करना पड़ता है, छुपना पड़ता है। और इसीलिए वो कहां चला जाता है, विंटर स्लीप करने या फिर समर स्लीप। विंटर स्लीप कब करेगा, विंटर के समय, और समर स्लीप समर के समय। तो विंटर स्लीप को हम कहते हैं हाइबरनेशन, और समर स्लीप को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। तो फ्रॉग हाइबरनेशन भी करता है और एस्टिवेशन भी करता है। ऐसा क्यों करता है पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, पोइकिलोथर्म होने की वजह से, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होने की वजह से। तो यहां पर इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग्स आर पोइकिलोथर्म्स, इट मींस इट इज अ कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, और इस वजह से ये आपको समर स्लीप यानी कि एस्टिवेशन करता हुआ भी दिखता है, और आपको विंटर स्लीप यानी कि हाइबरनेशन करता भी दिखता है। तो ये बात आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर है। आप फ्रॉग के बारे में जानते हो कि फ्रॉग कलर चेंज कर सकता है ना, घास वगैरह पे बैठे हुए रहता है तो कलर बदल के ग्रीन हो जाता है ना। और अगर आप उसको देखो तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि अपने एनिमी से बच सके। इस तरह के प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैम्यूफ्लिगेशन। तो ये क्या दिखा रहा है, कैम्यूफ्लेग है। और साथ के साथ ये प्रोटेक्टिव कलरेशन की जो प्रॉपर्टी है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, मिमिक्री। तो यहां पर देखो, मोर और लेस जितने भी टॉपिक दिए गए हैं वो सब आपको वैसे भी पता है कि अगर फ्रॉग के बारे में कोई भी पूछे तो कोल्ड ब्लडेड है, इसलिए पोइकिलोथर्म्स है, इसलिए वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करेगा। फ्रॉग में अगर मैं तुमसे पूछूं कि फ्रॉग का कलर कैसा होता है, कभी फ्रॉग को आपने देखा होगा, उसका कलर कैसा दिखता है,
तो ऊपर से वो आपको ऑलिव ग्रीन दिखता है, लेकिन नीचे से वो कैसा दिखता है, पेल येलो कलर का दिखता है ना। यानी कि जो उसका वेंट्रल साइड है वो नीचे की तरफ होगा, तो वेंट्रल साइड कैसा होगा, पेल येलो, जबकि उसका डॉर्सल साइड कैसा होगा, ऑलिव ग्रीन होगा, और उस पर कुछ आपको डार्क स्पॉट्स दिखाई देंगे। क्या ये बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात पूछूं, क्या मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को अलग अलग पहचानना आसान है या नहीं है? बहुत आसान है। देखिए, मेल फ्रॉग जो होता है उसकी साइज छोटी होती है और फीमेल फ्रॉग का साइज बड़ा होता है, तो यानी कि यहाँ पे हम मेल और फीमेल को अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम एनिमल्स में मेल और फीमेल अलग कर सकते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इट मींस फ्रॉग में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में पहला आपको बताया कि मेल का साइज बड़ा या छोटा, छोटा, किसके कंपैरिजन में? फीमेल फ्रॉग में। दूसरा क्या है कि कैसे पहचान सकते हो, तो मेल फ्रॉग में वोकल सैक्स होते हैं, फीमेल फ्रॉग में वोकल सैक्स नहीं होते हैं। इसीलिए बारिश के मौसम में जो टर टर की आवाज आपको सुनाई देती है वो कौन करते हैं प्रोड्यूस? मेल फ्रॉग। फीमेल फ्रॉग उसको प्रोड्यूस नहीं करते। नाउ क्यों करते हैं मेल फ्रॉग उस टर टर साउंड को प्रोड्यूस? ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सकें, और फीमेल को जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या कि मेल फ्रॉग जो है वो साइज में छोटा है, फीमेल फ्रॉग बड़े हैं साइज में, तो फीमेल फ्रॉग के ऊपर मेल फ्रॉग आकर के बैठ जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है कि मेल फ्रॉग के जो 4 लिम्स होते हैं, है ना, मेल फ्रॉग का 4 लिम्स, उसका जो पहला डिजिट होता है उस डिजिट में मौजूद होते हैं कॉपुलेटरी पैड्स। तो इस कॉपुलेटरी पैड के हेल्प से वो क्या करता है कि फीमेल फ्रॉग को जकड़ के रखता है, जिसके कारण क्या होता है कि फीमेल फ्रॉग में स्टिमुलेशन होता है, और उस स्टिमुलेशन की वजह से फीमेल फ्रॉग एक बार में 2500 से 3000 एग को ले ऑफ करती है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो एग है क्या वो फर्टिलाइज्ड एग है क्या? नहीं, ये नॉन फर्टिलाइज्ड एग है। तो ये जब एग को ले ऑफ करती है तो जो मेल फ्रॉग है वो क्या करेगा, अपने स्पर्म को इनके ऊपर स्प्रे करेगा, फ्यूज नहीं कराएगा बल्कि स्प्रे करेगा। इससे होगा क्या कि जब ये फ्रॉग का एग पानी में जाएगा तो वहां पे जाके ये फर्टिलाइज होगा। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ या बॉडी के बाहर हुआ? तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? एक्सटर्नल। और आपको पता है कि फ्रॉग में टैडपोल लार्वा बनता है, तो जब टैडपोल लार्वा बन रहा है तो इस तरह का डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो आप याद रखिएगा फ्रॉग में कैसा डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट। और एक बात बताओ, टैडपोल जो होता है वो एडल्ट फ्रॉग के जैसा होता है क्या स्ट्रक्चरली या फंक्शनली? नहीं, ना स्ट्रक्चरली उसके जैसा होता है ना फंक्शनली उसके जैसा होता है। अब कैसे? अगर आप देखोगे टैडपोल में तो उसमें टेल होता है, लेकिन एडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं होता है। आप उसको देखोगे तो वो हमेशा पानी में रहता है। टैडपोल हमेशा कहां रहता है? पानी में। फ्रॉग कभी कभी पानी में आता है और कभी कभी लैंड पे जाता है। टैडपोल क्योंकि पानी में रहता है इसलिए किससे रेस्पिरेशन करता है? गिल्स से। फ्रॉग गिल्स से रेस्पिरेशन नहीं करता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि फ्रॉग का जो लार्वा है वो उससे बिल्कुल ही अलग होता है, और इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसीलिए फ्रॉग क्या शो कर रहा है? मेटामॉर्फोसिस शो कर रहा है। क्या ये बात भी क्लियर है क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर नेक्स्ट पॉइंट्स में आएंगे तो यहां पर देखो, फ्रॉग की बॉडी को अगर देखोगे तो फ्रॉग की बॉडी में आपको सिर्फ एक हेड पार्ट दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है? ट्रंक पार्ट। इनके पास ना नेक है ना ही टेल है। क्लियर हो गया? अब इनके पैरों को देखना, ये इनका हाइंड लिम्ब हुआ। इनका हाइंड लिम्ब जो है 4 लिम्ब से ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब डिजिट्स काउंट करेंगे। हाइंड लिम्ब में कितने डिजिट्स होते हैं? 5 डिजिट्स, जबकि 4 लिम्ब्स में कितना होता है? 4 डिजिट्स। 4 लिम्ब में कितने डिजिट्स हैं? 4। याद रखिएगा 4 लिम्ब्स में 4 डिजिट्स, और हाइंड लिम्ब में कितने होते हैं? 5 डिजिट्स। अब मेल फ्रॉग में मैंने आपको बताया कि मेल फ्रॉग में क्या होता है कि उसके पहले डिजिट पर क्या मौजूद होते हैं? कॉपुलेटरी पैड्स। ये कॉपुलेटरी पैड्स आपको फीमेल फ्रॉग में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके कलर को देखना, ऊपर से ये कैसा दिख रहा है? ऑलिव ग्रीन, जबकि नीचे की तरफ ये कैसा है? पेल येलो। अब ऊपर में इसके ऊपर डार्क स्पॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब हेड में क्या है? आई पार्ट है। इनका आई कैसा होता है? सिंपल आई होता है। जैसे कॉकरोच में कंपाउंड आई पढ़ा था आपने, है ना। एक आंख में 2000 ओमेटिडा था, इसीलिए वहां पे जो पिक्चर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो वहां पे मोज़ैक बनते हैं। यहां पे नहीं, यहां पे सिंपल आई जैसे हमारा आई है, ठीक है। 1 पेयर या सिंगल इन नंबर? आई 1 पेयर होगा या सिंगल इन नंबर होगा? 1 पेयर होगा ना, एक इधर और एक पीछे भी तो होगा, है ना। सर पिक्चर में एक ही दिख रहा है सर, तो हमने एक ही कह दिया। पिक्चर में 2 हैं, है ना, एक उधर की तरफ है, ठीक है। एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन नहीं आता ना तुम लोगों को, इवोल्यूशन में पढ़ाया था।
हाँ, जो ईगल के पास है, जैसे कि वो क्या करता है कि बारिश वारिश होता है तो आग के ऊपर एक हाँ झल्ली सा लगा लेता है, जिससे क्या होता है बारिश की या डस्ट के कोई भी पार्टिकल उसके आंखों में नहीं जा पाते। तो ये भी जब पानी में स्विम कर रहा होता है तो ये क्या करता है कि उस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को लगा लेता है। तो जैसे हम लोग अगर जाएं पानी में स्विम करने तो हम लोग क्या करते हैं, गॉगल्स लगाते हैं। इनको वो लगाने की जरूरत नहीं, इनके पास इनबिल्ट गॉगल्स है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के फॉर्म में। तो ये याद रखिएगा, इनके पास क्या है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। हम में वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरा, इनके पैरों के डिजिट्स अगर देखोगे तो वो आपको वेब्ड दिखाई दे रहा है, और इस वेब्ड से क्या ये हेल्प करेगा स्विमिंग करने में। बात समझ में आ रहा है? तो सारे कैरेक्टर इसके ऐसे हैं जो ऐसा कुछ नया नहीं है, फैंसी नहीं है, सब याद रखने वाले हैं, मतलब याद ही हैं आपको। तो अब एक एक करके इनके प्रॉपर्टीज को देखा। अच्छा, एक और बात बताओ, फ्रॉग को कभी पकड़ने की कोशिश करा है आपने? नहीं भी किया है तभी पता तो होगा फ्रॉग के बारे में कि फ्रॉग को अगर पकड़ने जाएंगे तो वो हाथों से फिसल जाता है। ये क्यों ऐसा? क्योंकि उसका स्किन बड़ा स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है। अब ये सवाल आएगा कि स्मूथ और स्लिपरी क्यों होता है? म्यूकस है। और लास्ट ईयर ब्रीदिंग पढ़ा था तुम, तो तुमको याद होगा कि ये अपने स्किन से रेस्पिरेशन कर सकता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जबकि हम नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा? हाँ, क्योंकि हमारा स्किन ड्राई है जबकि फ्रॉग का स्किन मॉइस्ट होता है। क्या ये याद आ रहा है? तो वो यहाँ पे बात आ गई, बात है ना। तो हम लोग तो ये बात पिछले साल ही पढ़ के आए थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इनके स्किन से भी रेस्पिरेशन हो सकता है। और जब ये लैंड पे होंगे फ्रॉग तो किससे रेस्पिरेशन करेंगे? लंग्स से। लेकिन जब ये चला जाएगा एस्टिवेशन करने या हाइबरनेशन तो किससे करेगा? तब बकल कैविटी और स्किन से करेगा। इसलिए हमने वहां पे एक लाइन लिखा था कि ये ऑलवेज रेस्पायर किससे करता था? स्किन से। और मैक्सिमम रेस्पिरेशन किससे करता था? लंग से। याद आ रहा है वो लाइन, है ना? तो बात समझ में आया कि वो लाइन क्यों लिखवाया था? तो मैं अपने नोट्स में वही सारे लाइन लिखाता हूं जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं। उस समय फ्रॉग नहीं था, पर देखिए आ गया ना आपके पास। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपको यहां पे बोला जा रहा है कि अगर आप फ्रॉग के स्किन को टच कीजिएगा तो स्किन क्या आपको सरफेस कैसा मिलेगा? स्मूथ एंड स्लिपरी। और इसका कारण क्या है? प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। और म्यूकस की वजह से ही जो ये मॉइस्ट सरफेस बनता है वो उसको हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, तो स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। क्लियर हो गया? ओके। कलर, डॉर्सल साइड का कलर कैसा है? डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। जबकि वेंट्रल साइड की बात करें तो वो कैसा होता है? यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का। क्या ये बात क्लियर है? तो वो कलर कैसा हो गया? यूनिफॉर्मली पेल येलो। डन? ओके। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है। फ्रॉग क्या करता है कि अपने स्किन से ही अपने वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो फ्रॉग में कभी भी आप उसको वाटर ड्रिंक करता हुआ नहीं देखते हो। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। बॉडी ऑफ फ्रॉग कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो पार्ट्स में। एक हेड पार्ट है और दूसरा ट्रंक पार्ट है। बॉडी के दो पार्ट्स हो गए, एक कौन सा हो गया? हेड पार्ट, और दूसरा कौन सा पार्ट है? ट्रंक। ओके। नेक और टेल इनके पास क्या होता है? प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। सारा बहुत सिंपल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो माउथ के ऊपर क्या है? पेयर ऑफ नोस्ट्रिल। तुम्हारे भी माउथ के ऊपर क्या है? पेयर ऑफ नोस्ट्रिल है। ठीक है, इज प्रेजेंट। आईज इनका बर्स्ड है एंड कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तुम्हारे में है क्या निक्टेटिंग मेम्ब्रेन? है, लेकिन वेस्टिजियल है। क्लियर है? दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर ऑन ईदर साइड ऑफ आई। अब इनके पास ईयर भी होता है, लेकिन कौन सा ईयर होता है वो समझना। अगर तुमने ईयर लास्ट ईयर पढ़ा होगा तो आपको पता है दिस इज एक्सटर्नल ईयर। इस एक्सटर्नल ईयर के बाद आपको टिम्पैनम मिलता था जहां से मिडिल ईयर स्टार्ट होता था, एंड देन देयर वाज अ इंटरनल ईयर। तो इनके पास ये जो पिन्ना है ना वो प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि पिन्ना का प्रेजेंस ये सिर्फ मैमल्स में होता है। एनिमल किंगडम में मैमल्स का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर में आप ये लिखते हैं प्रेजेंस ऑफ पिन्ना। यानी जिसके पास ये पिन्ना होगा वो कौन होगा? मैमल। जैसे हमारे पास पिन्ना है तो हम क्या है? मैमल्स हैं। हाथी में पिन्ना होता है नहीं होता है? होता है, बड़ा बड़ा सा होता है ना, तो वो भी क्या है? मैमल है। लायन और टाइगर में भी है तो इसलिए वो भी क्या है? मैमल है। रैबिट में भी है इसलिए रैबिट भी क्या है? मैमल है। इसके पास नहीं है तो ये क्या है? मैमल नहीं है। सही बात है, ये एम्फीबिया है। तो इनके पास ये पिन्ना तो नहीं है पर टिम्पैनम है। टिम्पैनम है यानी ईयर ड्रम्स हैं, है ना। तो टिम्पैनम प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ये हियरिंग कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की बात करें तो इनका फोर लिम और हाइंड लिम इनके वॉकिंग, रनिंग, लीपिंग, स्विमिंग में हेल्प करेगा। लीपिंग का मतलब फ्रॉग को चलते आपने देखा होगा, है ना, उछल उछल के चलता है वो। तो आपको यहां पता है कि ये जो इनके फोर लिम्स, यहां पर जो हाइंड लिम्स है वो स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग और बरोइंग में हेल्प कर रहे हैं। नाउ हाइंड लिम्स और फोर लिम्स में अगर देखें तो कौन ज्यादा बड़ा है? हाइंड लिम्स। और कितने डिजिट है हाइंड लिम्स में?
5। तो यहाँ पे वही बात की गई है, हाइंड लिम्स में कितने डिजिट्स हैं 5, जबकि फोर लिम्स में कितने डिजिट्स हैं 4। क्लियर हो गया, बस सिंपल है, ठीक है। ओके, फीट कैसा होता है इनका, वेव्ड, जो किस में हेल्प कर रहा है, स्विमिंग में। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। तुम्हारे पास वोकल सैक है या वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड है, ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड पढ़ाया था ना लैरिंग्स में, ठीक है। तो हमारे पास वोकल कॉर्ड्स हैं, इनके पास क्या है, वोकल सैक्स। पर ये मेल में है फीमेल फ्रॉग में, सिर्फ मेल फ्रॉग में, इसलिए टर की आवाज कौन निकाल सकता है, मेल फ्रॉग। एंड ऑल्सो अ कॉप्युलेटरी पैड, ये भी किसके पास है, मेल के पास। कहां पे मौजूद है, फोर लिम के फर्स्ट डिजिट पे। क्लियर है क्या। और इस कॉप्युलेटरी पैड का वो यूज करता है फीमेल्स को पकड़ने के लिए ड्यूरिंग कॉप्युलेशन। क्लियर हो गया। तो ये सारी बातें आपको याद ही हो गई है लगभग। तो फ्रॉग में अब तुम कहोगे कि सर एकदम लाइन बाय लाइन कैसे याद करेंगे, तो लाइन बाय लाइन इससे थोड़ी लिखना है अपने को तो आएगा एग्जाम में क्वेश्चन विद ऑप्शन। इसमें कोई फैंसी वर्ड ही नहीं है, इसमें सब कुछ पता है हमें। और इसके आगे तो और आसान हो जाएगा। ये तो थोड़ा था भी कि ह्यूमन से थोड़ा अलग अलग बात थी, पर अब तो हम एकदम ह्यूमन वाला बात करें। तो आप बताओ कोई डिफिकल्ट है क्या ये पढ़ना। बरोइंग इसलिए करता है क्योंकि आपको बोला ना कि ये गर्मियों में और ठंडे में छिपने चला जाता है, सोने चला जाता है। विंटर स्लीप करता है और समर स्लीप, तो उस समय वो क्या करता है, छुपा हुआ रहता है ना। फिर जैसे ही बारिश आएगा तो बाहर आ जाता है, क्योंकि इसका ब्रीडिंग सीजन कौन सा है, बारिश है ना। इसलिए बरसात के टाइम पर ही एक्टिव रहता है। क्लियर है। तुमको कभी दिखाई देता है धूप वगैरह में फ्रॉग, नहीं। ठंड के टाइम में भी नहीं दिखता है, लेकिन बारिश के मौसम में अगर कीचड़ विचड़ है घर के आगे तो आपको फ्रॉग दिख जाएगा। ठीक है। हाँ, लाइफ स्पैन तो फ्रॉग्स वगैरह के, एम्फीबियंस वगैरह के भाई 10-15 साल के रहते हैं, है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि निकला ब्रीडिंग किया मर जाएगा, सबके साथ तुम यही करवा दोगे, है ना। बेचारा मधुमक्खी में यही होता है, इसमें भी हो जाए, सब मर जाए, तो ये जिंदा रहते हैं, है ना। चलिए, बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स। अब आ रहा है इनका एनाटॉमी, है ना। तो अब देखो, क्योंकि ये फाइलम कॉर्डेट्स हैं, तो फाइनल कॉर्डेट्स है, तो ऑब्वियसली बात है इनके पास कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी, इसका मतलब इनके पास एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक एलिमेंट्री कैनाल में और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। तो इसी तरह से इनकी बॉडी को भी डिवाइड किया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल में और डाइजेस्टिव ग्लैंड में। अब तुम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम याद करना, फूड खाते थे माउथ में, माउथ से वो फूड किस में जाता था, पहले फेरिंग्स में कि पहले इसोफेगस में, फेरिंग्स में ना, और तब इसोफेगस में, और इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से रेक्टम में, और रेक्टम से एनस में। लेकिन यहां एनस नहीं होकर के क्लोएका होगा, याद रखिएगा। फ्रॉग के पास क्या होता है, क्लोएका। और ये याद रखिएगा कि क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है 3 सिस्टम्स के लिए। एक तो हो गया अनडाइजेस्टेड फूड के लिए, जो फीकल मैटर्स कहलाते हैं, दूसरा यूरिन के लिए यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, और तीसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए यानी कि स्पर्म या ओवम की अगर बात करें तो। क्लियर है क्या। तो क्लोएका एक सिंगल ओपनिंग है, जहां ये काम हमारी बॉडी में नहीं होता, हमारी बॉडी में इन सब के लिए अलग अलग ओपनिंग्स हैं, लेकिन इनकी बॉडी में क्या होता है, क्लोएका इज द सिंगल ओपनिंग फॉर 3 सिस्टम। और वो 3 सिस्टम में कौन कौन आएगा, फीकल मैटर, देन यूरिनेशन, और तीसरा गैमीट्स, है ना, तीसरा गैमीट्स। क्लियर है क्या। तो यहां पे अगर देखो तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, यानी अगर इसके बारे में बात करें तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमें ये वैसे ही याद हो गया सर, बस एनस हटा के क्या लगा देना है, क्लोएका लगा देना है। अब दूसरी बात, अगर फ्रॉग के फीडिंग हैबिट की बात करो तो फ्रॉग क्या खाता है, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट खाता है तो वो क्या हो जाएगा, कार्निवोर्स। अब तुम्हें अगर एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ याद होगा तो सबसे बड़ा लेंथ होता है हार्बीवोर्स का, क्योंकि उन्हें सेलुलोज वाला फूड डाइजेस्ट कराना है। उससे छोटा किसका होगा, ओमनिवोर्स का। तो सबसे बड़ा किसका होगा, सबसे छोटा किसका होगा, कार्निवोर्स का, है ना। चलिए, तो सबसे छोटा कौन हो गया, कार्निवोर्स हो गए। ओके, तो यहां पे इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या है, काफी शॉर्ट है। एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, और इसका कारण क्या है, बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। ठीक है। ओके, अब इनके बारे में कहा गया कि माउथ ओपन्स होता है बकल कैविटी में, दैट लीड्स टू ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। ठीक है। Oesophagus is short tube, opens into stomach, which in turn contributes to the intestine, rectum and finally opens outside by cloaca. इनमें क्या है, क्लोएका। तुम्हारे लीवर बाइल का सिंथेसिस तुम्हारी बॉडी में कहां पे होता था, लीवर में। स्टोर कहां होता था,
गॉल ब्लैडर में। और आपको याद होगा गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलता था, सिस्टिक डक्ट, और लीवर से आता था हिपैटिक डक्ट। दोनों को जोड़ के हम क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ जाता था, और इसकी वजह से नाम पड़ता था हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जिसकी ओपनिंग कहाँ थी, डियोडेनम में। कुछ याद आ रहा है? एकदम सेम यहाँ भी वही है, यानी कुछ नहीं पढ़ना है सर, याद है हमें, यहाँ भी वही है। लीवर सिक्रीट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। पैंक्रियाज में डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस, तुम्हारी बॉडी में भी हो रहा था, ठीक है। और यहां पर अगर देखें तो ये डायग्राम पे आएंगे, कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड टंग, इनका टंग क्या होता है, बहुत लंबा सा होता है, बाइलोब्ड होता है। तो याद रखिएगा कैसा टंग है, बाइलोब। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl, तुम्हारी बॉडी में भी हो रहा था। एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, स्टमक में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था उसको क्या नाम दिया था, काइम, है ना। और वही तो इंटेस्टाइन में क्या था, यहां भी वही बात है, काइम है, विच इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। द डियोडेनम रिसीव वाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर हो गया? बाइल का काम क्या था, फैट इमल्सिफिकेशन, यही था ना, तो फैट का इमल्सिफिकेशन कराएगा। पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तुम्हारी बॉडी में भी सेम यही सारी चीजें हो रही थी। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन, तुम्हारी बॉडी में फाइनल डाइजेशन कहां होता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। ये था या नहीं था हमारी बॉडी में, था। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम, और हमारी बॉडी में रेक्टम से बाहर कहां जाता था, एनस, यहां पे किससे जाएगा, क्लोएका। डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। देख लो कितना सिंपल है ये, और तुम्हें लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है। यहां पे यही चीज है, हार्ट हो गया, यहां पर ये दोनों क्या हो गए, लीवर हो गए, ओके। देन यहां से आप स्टमक देखिए और इंटेस्टाइन इसका देखिए, कॉन्वुलेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सा है। हमारे में काफी कॉन्वुलेशन थे, ये कॉन्वुलेटेड नहीं, क्यों, क्योंकि शॉर्ट है। और यहां से ये आया यहां पर जो क्या है, रेक्टम, और रेक्टम के बाद ये क्या हो गया, क्लोएका एंड क्लोएकल एपर्चर। बात समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है। दिस इज किडनी, और इस किडनी के पास में ही मेल में टेस्टिस होता है, ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल तो ये बात आप समझ चुके हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रॉग में रेस्पिरेशन देखते हैं। तो फ्रॉग में रेस्पिरेशन भी बहुत सिंपल है, लैंड पे भी करेगा और वाटर में भी करेगा। लैंड में किससे करेगा, लंग से, तो कैसा रेस्पिरेशन होगा, पल्मोनरी। और वाटर में पल्मोनरी, लंग्स में किससे करेगा, पल्मोनरी। और वाटर में किससे करेगा, हाँ, स्किन से। तो कैसा रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस। तो करेगा क्या, पानी में वैसे भी ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, तो उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को अपने स्किन से ही डिफ्यूज करा लेगा, ठीक है। तो हाँ, गिल्स टैडपोल लार्वा में होता है। फ्रॉग जब वर्ड आ जाए तो यानी एडल्ट हो गया, एडल्ट में गिल्स नहीं होगा, उसके जगह पे क्या है, स्किन है पानी में रेस्पिरेशन के लिए। तो फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड इन द वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। इन वाटर कौन है इसका, स्किन, वाटर में किससे, स्किन से, ठीक है, जिसको हम कौन सा रेस्पिरेशन कह रहे हैं, क्यूटेनियस। जबकि अगर बात की जाए, है ना, एक्सचेंज टू द स्किन बाय डिफ्यूजन। ऑन लैंड ये किससे कर रहा है, बकल कैविटी, जो कि एस्टिवेशन या हाइबरनेशन की बात के दौरान स्किन से भी कर रहा है ना। देखना यहाँ पे किसके किसके थ्रू कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ओके, ये बकल, लैंड पे बकल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों से कर रहा है, ठीक है। विच एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेशन बाय लंग इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स आर पेयर ऑफ इलोंगेटेड, लंग्स इनका कैसा है, पेयर में है, यानी हमारी बॉडी में लंग्स पेयर में होते हैं। पिंक कलर के शैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन दी अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, दैट इज थोरैक्स। तुम्हारे में भी लंग्स कहाँ पे है, थोरैक्स रीजन में, डायफ्राम के ऊपर ही तो है, तो ये कहाँ है, थोरैक्स रीजन में, यहाँ भी है। एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल, तुम्हारे में भी एयर नोस्ट्रिल से एंटर करता है इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू लंग्स। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। आ गया वो पॉइंट। तो इसलिए हमने एक पॉइंट लिखा था कि स्किन से ऑलवेज ब्रीदिंग करेगा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम किससे करेगा, लंग से, क्योंकि ज्यादातर टाइम लैंड पर ही है, तो इसीलिए। डन हो गया। तो आपका ये खत्म कौन सा हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेस का। अब कौन सा है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो ये आपका तो और आसान है, ठीक है। बॉडी, यहाँ पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का मतलब इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सिर्फ दो छोटी छोटी नई बातें आ जाएंगी, बाकी सब सेम है, ठीक है। दो नई बातों में क्या है, सबसे पहली बात तो एक बात होता है, तुम्हारी बॉडी में कैसा सर्कुलेशन होता है, ओपन टाइप या क्लोज टाइप, क्लोज टाइप। इनमें भी कैसा है,
क्लोज टाइप, यानी कि हार्ट से अगर ब्लड बाहर निकला अभी तो वापस घूम फिर करके वहीं आना है उसे, ठीक है। ओके, आपके भी बॉडी फ्लूइड में मैंने दो तरह के बॉडी फ्लूइड पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था ब्लड और दूसरा लिम्फ पढ़ाया था, ठीक है। ब्लड और लिम्फ सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। लिम्फ में अगर हम बात करें तो लिम्फ में प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन होता है, और लिम्फ में जो ब्लड कॉप्सल्स होते हैं उसमें सिर्फ WBC ही होता है ना, RBC या प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। तो यहां भी वही सेम बात है, तुम्हारा जो ब्लड था उसका कलर रेड कलर का था, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। तो इनका भी ब्लड कैसा होगा? रेड कलर का। बस अंतर ये है कि जो आपका आरबीसी था वो न्यूक्लिएटेड था या ई न्यूक्लिएटेड था? ई न्यूक्लिएटेड। इनका आरबीसी कैसा होगा? न्यूक्लिएटेड, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। ओके, अब इनके अगर देखें कि किस तरह से इनके अंदर ब्लड का ये सर्कुलेशन चलता है, तो ध्यान से पढ़ना, बहुत सिंपल है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन आ जाएगा? लिम्फ आ जाएगा, लिम्फ चैनल्स आ जाएंगे और लिम्फ नोड्स आ जाएंगे। हार्ट कैसा स्ट्रक्चर? मस्कुलर, तुम्हारी बॉडी में भी था, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। नाउ इनका हार्ट कितना चैम्बर का है? 3 चैम्बर्स, ये तो याद है ना, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, इसीलिए मैक्सिमम मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा यहां पर। आ गई बात समझ में? आपकी बॉडी में ब्लड मिक्स होता है क्या? नहीं, क्योंकि चैम्बर्स भी क्या होता है? सेपरेटेड रहता है, ठीक है। वेंट्रिकल भी सेपरेटेड है। अच्छा, हार्ट की कवरिंग क्या कहलाई थी? पेरिकार्डियम। इनका भी हार्ट का कवरिंग क्या है? पेरिकार्डियम, ठीक है। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस, ये इंपॉर्टेंट है, साइनस वेनोसस ज्वाइंट्स द राइट एट्रियम व्हिच रिसीव्स ब्लड। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि साइनस वेनोसस है, ठीक है, और ये किससे जुड़ेगा? राइट एट्रियम से। और एक यहां पे नया नाम आपको मिल जाएगा, दैट इज कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। और ये कोनस आर्टेरियोसस, अब देखो यहां पर क्या है, लाइन को पहले पढ़ ले फिर मैं समझा लेता हूं आपको। ये क्या करता है साइनस वेनोसस की वेन में जो भी ब्लड आया है ना, उसको ये राइट एट्रियम में डालता है। हमारी बॉडी में क्या होता है? इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ब्लड लाते थे और राइट एट्रियम में डाल देते थे। यहां पे वैसा नहीं है, यहां पे क्या होगा? वेना कावास ब्लड लाएंगे और पहले इनको किस में डालना पड़ेगा? साइनस वेनोसस में, और तब किस में जाएगा? राइट एट्रियम में। चला गया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड किस में आएगा? वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल से ये ब्लड पहले किस में जाएगा? कोनस आर्टेरियोसस में, और तब जाएगा आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके की बात हो रही है कि दिस इज हार्ट, यहां पे कुछ इस तरह की बात है, ये हार्ट हो गया, ठीक है। और इसमें कितने चेंबर्स हम लोग यहां पे दिखा रहे हैं? 3 चेंबर्स, जिसमें से दिस इज राइट एट्रियम, ये कौन सा हो गया? राइट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। एंड दिस इज व्हाट? वेंट्रिकल्स, ये हो गया वेंट्रिकल्स, ठीक है। ओके, अब ध्यान ये बात का रखना कि मान लो दिस इज अ डॉर्सल साइड, ये कौन सा साइड है? डॉर्सल। और ये वाला साइड वेंट्रल। तो डॉर्सल साइड पे मौजूद होते हैं साइनस वेनोसस। डॉर्सल साइड पे कौन मौजूद है? साइनस वेनोसस, ठीक है। तो डॉर्सल साइड में जो भी ब्लड है वो ब्लड क्या होगा? डॉर्सल साइड्स में जो ब्लड है वो क्या होगा? एक वेना कावा में आएगा। ये कहां पे आएगा? वेना कावा। और वेना कावा से ये ब्लड किस में भेज दिया जाएगा? साइनस वेनोसस। और साइनस वेनोसस से ब्लड किस में आ जाएगा? राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम से ब्लड कहां गिरेगा? वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल से ये ब्लड बाहर आएगा और वेंट्रल साइड पे इनको क्या मिलेगा? कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो तुमसे एक सवाल आ जाए, साइनस वेनोसस किस साइड पे? डॉर्सल या वेंट्रल? डॉर्सल। और कोनस आर्टेरियोसस वेंट्रल। याद रखने का सीधा सा तरीका है, साइनस वेनोसस में वी आ रहा है इसलिए डॉर्सल है ना, और उसमें वी नहीं आ रहा है इसलिए वो वेंट्रल है। याद रह जाएगा? हाँ,
लेफ्ट एट्रियम में जाएगा ना, जो ब्लड प्योर फॉर्म में आएगा, जो लंग्स से आएगा, वो कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। वो भी वेंट्रिकल में मिलके इम्प्योर ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ मिक्सिंग होता है। तो इसमें किससे आएगा? लंग्स से आएगा। इसमें किससे आएगा? वेन से आएगा। तुम्हारी बॉडी में ऐसे ही तो आता है ब्लड, ठीक है। तो इसी तरह से आ गया। डन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये बात आपको यहाँ पे बताया गया था। तो हमने यही बात तो कहा कि जब कोनस आर्टेरियोसस में ब्लड चला गया, तो अब आपको पता है कि इसके थ्रू अब किस में भेज दिया जाएगा? आर्टरीज में, और इससे ये ब्लड पूरे के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कोनस आर्टेरियोसस किस साइड पे है? वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाई आर्टरीज, ओके। The vein collect blood from different parts of the body to the heart and from the venous system. Special venous connection between liver and intestine. अब याद आ रहा होगा बॉडी फ्लूइड में कि एक, हाँ क्या, हाँ, तो वही मैं, आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो लास्ट ईयर आप बॉडी फ्लूइड जब पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया एक नॉर्मल सर्कुलेशन होता है, पर एक पोर्टल सर्कुलेशन होता है। पोर्टल सर्कुलेशन याद है आप लोगों को, है ना? जैसे मैं अभी आपसे पूछ लेता हूं, है ना, समझ में आ जाएगा कितना याद है। कि जैसे मान लो कि नॉर्मल सर्कुलेशन की बात करें तो ये हार्ट था। नॉर्मल सर्कुलेशन में हार्ट ने ब्लड पंप किया, ऑर्गन को गया, किसी एक ऑर्गन को गया, अब वापस ये लौट के किसको पहुंच जाता था? हार्ट को। इसी को तो हम नॉर्मल सर्कुलेशन कहते थे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए कि हार्ट ने ब्लड को पंप किया, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, और ये ब्लड किसी ऑर्गन को गया, पर उस ऑर्गन से ये ब्लड डायरेक्ट हार्ट को ना जा करके किसी और ऑर्गन को चला गया, ऑर्गन 2 को चला गया, है ना, ऑर्गन 2 को, और तब जाके हार्ट को जा रहा है। तो इस तरह का सर्कुलेशन क्या कहलाएगा? पोर्टल सर्कुलेशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। ये है पोर्टल सर्कुलेशन। तो आपसे सवाल ये आएगा कि क्या फ्रॉग में पोर्टल सर्कुलेशन होता है क्या? तो आंसर जाएगा यस, पोर्टल सर्कुलेशन प्रेजेंट। और कौन कौन से पोर्टल सर्कुलेशन इनके पास प्रेजेंट है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं इनके पास एक तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, और दूसरा कौन सा है? रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। क्या ये बात क्लियर है? जैसे हमारी बॉडी में हिपैटिक है और हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन है, पिट्यूटरी ग्लैंड वाला, है ना। तो दो तरह के पोर्टल हमारे में रीनल नहीं होता है। इनके पास रीनल भी है और हिपैटिक भी है। आगे बात समझ में? हाँ, इनमें हाइपोफिजियल नहीं। तो आप बताओ, बहुत डिफिकल्ट है क्या? सब बहुत आसान आसान है ना। इनका एक एक सिस्टम अगर लेके बैठे तो बहुत आसान है सर, कुछ भी नहीं ज्यादा पढ़ना है। अब ब्लड की कॉम्पोजिशन जैसा तुम्हारे ब्लड में वैसा ही है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। सेल्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। सेल में कौन कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी इनका कैसा है? न्यूक्लिएटेड। ये बात तो आपको याद ही है, ठीक है। एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। द लिम्फ जो है वो ब्लड से अलग है, तुम्हारी बॉडी में भी था। और लिम्फ में क्या क्या नहीं है? प्रोटीन्स नहीं है और आरबीसी नहीं है। ब्लड कैरी क्या क्या करता है? न्यूट्रिएंट, गैसेस, वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड। और उसकी वजह से जब ब्लड सर्कुलेट होगा तो पंपिंग ऑफ हार्ट की वजह से तो होगा। बस यही बात है। आप मुझे बताओ कि डिफिकल्ट है क्या फ्रॉग? बहुत आसान है सर। मतलब 4 नंबर तो कंफर्म हो गया कि 720 में 0 नहीं आएगा, 4 नंबर तो जरूर आएगा, आएगा ना, इसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब इसका कौन सा सिस्टम पे आएंगे? एक्सक्रीटरी। अब इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बहुत मजेदार है, कुछ भी नहीं है ज्यादा। एक्सक्रीशन को अगर आपको डिफाइन करा तो यही किया था ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट का एलिमिनेशन, तो दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास क्या क्या है? पेयर ऑफ किडनीज, आपकी बॉडी में भी है, इनके पास भी है। कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी। और किडनी के बाद क्या आएगा? यूरेटर। पर इनमें यूरेटर के बाद क्या आएगा? क्लोएका। और तब क्या आएगा? यूरिनरी ब्लैडर। तो ये सब इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम है। क्लोएका तो आएगा ना इनमें, क्योंकि इनके पास जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रीट करने का ओपनिंग क्या है? क्लोएका है। नाउ दीज आर, यानी किडनी की अगर बात करें तो किडनी इनमें कैसा है? डार्क रेड कलर का है, जैसा तुम्हारी बॉडी में है। बीन लाइक स्ट्रक्चर है एंड सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टीरियर इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। आपकी बॉडी में भी वर्टिब्रल कॉलम की तरफ ही है। याद करो, लोकेशन ऑफ किडनी क्या बताया है आपको लास्ट ईयर जब पढ़े थे? तो लोकेशन ऑफ किडनी कहां पे था? बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड ल्यूम्बर, यानी बिटवीन T12 एंड L3 पढ़ा था ना वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये वहां पे मौजूद है। ईच किडनी, अब किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। तो यहां भी क्या कहला रहा है? नेफ्रॉन्स। आ गया बात समझ में? 2 यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, इस साल ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था,
तो आपको मेल में बताया था कि मेल के अंदर जो यूरिन है और गैमीट है वो एक कॉमन ही ओपनिंग से बाहर आता है ना, इसलिए हम कहते हैं कि मेल में क्या होता है, यूरिनो जेनाइटल डक्ट होता है। तो फ्रॉग में भी यूरिनो जेनाइटल डक्ट मेल में होगा। हमारे में भी ये ह्यूमंस में भी फीमेल में यूरिनो जेनाइटल डक्ट्स नहीं होते हैं। फीमेल में यूरिन का ओपनिंग अलग है और गैमीट्स का ओपनिंग अलग है। तो यहाँ एकदम सेम वही बात है, कोई अलग नहीं है। यहाँ पे भी क्या आपको दिखेगा कि मेल फ्रॉग्स के अंदर यूरेटस इमर्ज फ्रॉम द किडनी एंड द यूरेटर एक्ट एज यूरिनो जेनाइटल डक्ट। तो ये किस में है, मेल में है, ठीक है। विच ओपन्स इनटू द क्लोएका, जबकि फीमेल्स में यूरेटस एंड ओविडक्ट, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, दिस ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। तो क्लोएका में ओपनिंग होगी ना गैमीट्स की, ओके। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट, यूरिनरी ब्लैडर किस तरफ मौजूद है, वेंट्रल साइड ऑफ द रेक्टम, वेंट्रल टू द रेक्टम, which also opens into the cloaca. Now the frog excretes urea and that's why frog क्या होते हैं, यूरियोटेरिक। अब ये मत सोचना कि सर पानी में तो जाता है, ये तो पानी में रहता नहीं है, जाता है। तुम भी तो पानी में स्विमिंग करने जाते हो, तो क्या तुम उस समय अमोनोटेलिक हो जाओगे, नहीं ना। तो ये भी क्या है, एक्सक्रीट्स यूरिया, तो इसलिए इनको भी हम क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक एनिमल। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेट एंड एक्सक्रीटेड। तुम्हारी बॉडी में भी सेम यही होता है, तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी खत्म हो गया। तो बताओ कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो, यूरेटर क्लोएका में ओपन होता है, हाँ वो भी है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को देखिए, मेल के केस, ये मेल है, क्यों कैसे पहचान दोगे कि मेल का ये सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि टेस्टीज है। आगे बात समझ में। तो यहां पे अगर देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द क्लोएका, दिस इज व्हाट, क्लोएका। तो आपको यहां पे देखो, किडनी से जो यूरिन आया वो किससे आ रहा है, यूरिनोजेनाइटल से आ रहा है, क्योंकि इसी से आपको टेस्टीज से जो स्पर्म बनता हुआ दिखेगा वो भी इसी में आके गिरेगा। क्लियर है क्या। तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, बट पहले उसके पहले बात करते हैं किसके बारे में, इसके नर्वस सिस्टम के बारे में और इसके एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो तुम्हारे पास एंडोक्राइन सिस्टम में क्या था, हार्मोन रिलीज हो रहे थे। अब कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स तुम्हारे पास थे और कौन कौन से इनके पास है वो देखना। इनके पास भी क्या होता है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, है ना। तो ये सब इनके पास भी मौजूद है, ये सब तुम्हारे पास भी मौजूद है। आगे बात समझ में, तो कुछ बड़ा चीज है ही नहीं है। नर्वस सिस्टम पे आते हैं इनका। तुम्हारे पास नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक सेंट्रल था और दूसरा पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है ना। और पेरिफेरल में क्या क्या आते हैं, वो सारे नर्व्स जो या तो सेंट्रल नर्वस की तरफ जाएंगे या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज करेंगे। तो अगर याद आ रहा हो तो लास्ट ईयर पढ़ाया था कि ब्रेन से जो भी नर्व्स अराइज करता है उसका नाम क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से जो नर्व्स आ रहा है क्रेनियल, और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स। तो ह्यूमंस के केस में क्रेनियल नर्व्स हमारे पास कितने थे, 12 पेयर्स। आप लोगों को याद भी करवाया टेबल के साथ, याद है कौन सा क्रेनियल नर्व्स है। और अगर बात करें कि कितने स्पाइनल नर्व्स हैं, 31 पेयर्स। लेकिन फ्रॉग के केस में दोनों ही 10 पेयर्स होंगे, चाहे क्रेनियल हो चाहे स्पाइनल हो, दोनों कितने पेयर्स होंगे, 10 पेयर्स। याद रखिएगा, क्रेनियल नर्व्स भी 10 पेयर और स्पाइनल भी 10 पेयर्स। अब मामला यहां पर स्ट्रॉन्ग ये आता है कि अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, ये सारे इसके नर्वस सिस्टम के पार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां पे ये याद रखना, देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर। और इस बोनी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्रेनियम। आ गया ना क्रेनियम, ठीक है। अब यहां पर इनके पास स्पाइनल नर्व्स भी कितने हैं, तो स्पाइनल नर्व्स भी इनके पास कितने होंगे, 10 पेयर्स ही होंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इनका ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तुम्हारा ब्रेन भी डिवाइडेड था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। यहां थोड़ा सा अलग है। फोर ब्रेन में क्या क्या मौजूद था तुम्हारे ब्रेन में, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। इनके पास भी सेरिब्रम है और डायनसेफेलॉन है, और वहां पर यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स भी हैं, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो तुम्हारे मिड ब्रेन में अगर याद आ रहा हो तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना था, यानी कितने लोब्स थे, 4 लोब्स थे। इनके पास मिड ब्रेन में सिर्फ 2 लोब्स होंगे, ये डिफरेंस है। अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन के हाइंड ब्रेन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर था, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। इनके पास पोन्स को छोड़ के सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तुम्हारे में मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे चल करके स्पाइनल कॉर्ड बनाया था,
इनमें भी बनाएगा। तुम्हारे में स्पाइनल कॉर्ड किससे कवर्ड है? वर्टिब्रल कॉलम से, इनमें भी वर्टिब्रल कॉलम से। और अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने बात करा था कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो स्कल से बाहर निकलेगा, तो स्कल से बाहर निकलेगा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो वहां पे एक ओपनिंग करेगा। स्कल में वो ओपनिंग क्या कहला रही थी? फोरामेन मैग्नम। कुछ याद आ रहा है? ये सारी बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए आपको फ्रॉग में अब कोई बात ही नहीं रहता कि आपको नहीं पता है। यानी मैंने फ्रॉग नहीं भी पढ़ाया था तो मैं पढ़ा चुका था। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका कौन सा हो गया? फोरामेन। तो देखो 11th में जो पढ़ाया था वो यहाँ एविडेंट कर रहे हैं, तो उस तरह से अब 12th भी पढ़ा दिया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैंने पढ़ा दिया वही पढ़िए, काफी है। आप नोट्स और एनसीईआरटी पे बिल्कुल थरली विश्वास करके पढ़ जाइए, आपका सारा 50 क्वेश्चन जो आएगा वो 50 बनने लायक हो जाएंगे। बनाना आपको 45 ही है। बात समझ में आ गया? तो यहां से अगर बात करें तो द पेंडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड। तो फोरामेन मैग्नम है ना इनके पास, आ रही बात समझ में? फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज इनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। मिड ब्रेन में कितना लोब्स बोला था? मिड ब्रेन में 2 लोब्स। तो द मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। तो 2 ही ऑप्टिक लोब्स हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। तो इसका दोनों सिस्टम खत्म हो गया, नर्वस और हाँ, तो वो तो तुम्हारे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में ये सारे सेंसेशंस होते हैं ना। जैसे अगर मान ले फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में बहुत सारे फंक्शन, सेरिब्रम बहुत सारे फंक्शंस को कर रहा है। याद है तुम्हें कितने लोब्स में डिवाइड किया था आपके फोर ब्रेन को? 4। फ्रंटल लोब, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। कुछ याद आया? तो आपको याद होगा कि मैंने टेम्पोरल लोब में बताया था कौन कौन से फंक्शन होते हैं, है ना। टेम्पोरल में वाव, वर्निक्स, कुछ याद आया? ऑडिटरी, ऑल्फैक्शन यानी कि हियरिंग वाला, स्मेल का, है ना, और लिखने की एबिलिटी, ये सब था ना। तो जाके रिवाइज करिएगा थोड़ा नोट्स को। बात समझ में आ रहा है? 11th का नोट इंपॉर्टेंट है और 12th भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में नोट्स इंपॉर्टेंट। तुम लोग नोट्स छोड़ खाली एनसीईआरटी पढ़ने लग गए। मैंने कहा था कि नोट्स के थ्रू एनसीईआरटी पढ़िएगा। तुम्हें ऐसा लगा नोट्स का कोई वैल्यू अब नहीं है, तो नोट्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है। फ्रॉग्स में भी क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टच के लिए होता है, ठीक है, टेस्ट के लिए होता है, स्मेल के लिए होता है, विजन के लिए होता है और हियरिंग के लिए होता है। ठीक है, हियरिंग के लिए होता है। क्लियर हो गया? ओके। इसमें से ज्यादा डेवलप्ड कौन कौन सा है? विजन और हियरिंग वाला। ठीक है। विजन के लिए इनके पास क्या होगा? आई, और इनके पास कैसा आई है? सिंपल आई है। तो आई इन अ फ्रॉग आर पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन ऑर्बिट इन स्कल्स एंड दे आर सिंपल आई। कैसे आई है? सिंपल आई। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट और एब्सेंट? एब्सेंट। The external ear is absent in frogs and only tympanum can be seen externally। और टिम्पैनम होने की वजह से हियरिंग भी कर सकता है और बैलेंसिंग भी कर सकता है। तुम्हारे कान में भी जो ये एक्सटर्नल ईयर है इसका कोई काम नहीं है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो इससे सुनने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं। तो आपके यहां पर भी क्या है कि क्योंकि टिम्पैनम प्रेजेंट है इसलिए हियरिंग भी कर सकता है और बैलेंसिंग भी करा सकता है। अब आ जाते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। कितना सिंपल है, आप खुद देखते जाइए, कुछ भी है ही नहीं है, बहुत इजीली हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, है ना। पहली बार आप पढ़ रहे हैं फ्रॉग, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिवीजन चल रहा है। किसका रिवीजन है? ह्यूमन फिजियो का। बात समझ में आ रहा है? आज तक ऐसा कभी चैप्टर पढ़े ही नहीं कि सर पहली बार भी पढ़ रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई दिमाग में थकान ही नहीं आ रहा, सब लग रहा है कि सब तो जानते ही हैं इसके बारे में। तो वैसा है ये फ्रॉग। ठीक है। जो तुम लोगों को जो लगा था ना कि क्यों फ्रॉग को ऐड कर दिया गया, तो अब आपको लग रहा है अरे सही हुआ ऐड हो गया तो, है ना, क्योंकि बहुत इजीली इसमें स्कोर आ जाएगा। कॉकरोच में इससे ज़्यादा याद रखना पड़ता है, रहता है ना। हालांकि कॉकरोच भी इंटरेस्टिंग है पढ़ना, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा आसान हो गया पढ़ना। चलिए इसके आते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या है वो सुनते जाना, ये भी बहुत आसानी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक पेयर ऑफ टेस्टीज होगा जो ओवल शेप का होगा, इसलिए वर्ड यूज किया गया ओव्यूवाइड टिश्यूज टेस्टीज। नाउ विच आर फाउंड एडहियर टू अपर पार्ट। अब यहां पे अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो ध्यान से देखना, ये 1 पेयर टेस्टीज है जो कि मेल के अंदर है, ठीक है। और टेस्टीज का काम क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कराना। तो टेस्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर क्या लगा हुआ है? फैट बॉडीज। तो फैट बॉडीज यहां पे क्या कर रहे हैं? कुशनिंग कर रहे हैं। किसके लिए? टेस्टीज को, ताकि टेस्टीज को कोई दिक्कत ना आए। अब टेस्टीज की लोकेशन कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हो लोकेटेड ओवर किडनी, किडनी के ऊपर ही तो लोकेटेड है।
लेकिन ये टेस्टिस किडनी के ऊपर ऐसे ही तो हवा में तो नहीं लटकता रहेगा, तो आप इसको क्या करेंगे, इसके साथ बाइंड करेंगे, और बाइंड करेंगे तो जिस स्ट्रक्चर से बाइंड करेंगे उसका नाम है मेसोर्कियम। किस स्ट्रक्चर से बाइंड करोगे, मेसोर्कियम, यानी मेल फ्रॉग के अंदर आपको मेसोर्कियम दिखेगा, फीमेल फ्रॉग में मेसोर्कियम नहीं होगा। तो यहां पे आप याद रखिएगा कि यहां पे आपको एक बाइंडिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इस बाइंडिंग स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, मेसोर्कियम। दिस बाइंडिंग स्ट्रक्चर विल बी नोन एज मेसोर्कियम। अब अगर आप देखोगे तो टेस्टिस से बहुत सारे ट्यूब्स अराइज होते हुए दिख रहे हैं ट्यूब्स अराइज होते हुए। इन ट्यूब्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, वासा एफ्रेंशिया, और ये वासा एफ्रेंशिया 10 से 12 के नंबर में होते हैं। क्लियर हो गया। अब वासा एफ्रेंशिया से जो स्पर्म आएगा वो किडनी के ऊपर एक कैनाल से होकर के गुजरेगा, किडनी के अंदर नहीं, क्योंकि किडनी के अंदर तो यूरिन बन रहा है, किडनी के ऊपर से एक कैनाल के थ्रू गुजरेगा, और इन कैनाल का नाम होता है बीडर कैनाल। कौन सा कैनाल है, बीडर्स कैनाल। क्लियर हो गया। और इस बीडर कैनाल से जो स्पर्म है वो आएगा, और आपको पता है किडनी से भी यूरिन फिल्टर होकर आ रहा है, तो ये दोनों आकर के आपस में मिल जाएगा किसके अंदर, यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। और यूरिनोजेनाइटल डक्ट आके ओपन कहां करेंगे, क्लोएका में। तो क्लोएका में यूरिन भी आ गया, क्लोएका में गैमीट भी आ गया, और क्लोएका में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी आ गया। रेक्टम की भी तो ओपनिंग यहां पे है। आ रही बात समझ में। यूरिन कैसे नहीं आया, किडनी के अंदर, ये सारे तो किडनी के ऊपर है ना। यहां से क्या हुआ कि ये जो आया ना, ठीक है, तो ये क्लोएका में आया, क्लोएका में जो एक्स्ट्रा यूरिन है ना, वो ब्लैडर में स्टोर किया गया, लेकिन जिसको बाहर करना है वो क्लोएकल अपर्चर से बाहर कर दिया जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहां पे ब्लैडर जो था वो रेक्टम के किस साइड पर है, वेंट्रल साइड पर है। ये कौन सा साइड हो गया, वेंट्रल साइड। तो क्वेश्चन ये पढ़ा था ना लाइन हमने, यूरिनरी ब्लैडर इज वेंट्रल टू रेक्टम। लेफ्ट वाला साइड नहीं, यहाँ पे है कि कॉकरोच जब रहता है, ये कॉकरोच कह रहे हैं, फ्रॉग जब रहता है तो जमीन पे इसी तरह रहता है ना, जहां पे उसका बेली साइड वेंट्रल हो गया और पीठ वाला साइड डॉर्सल है। तो यहाँ पे आपको ये पहचानना है वेंट्रल कौन सा है। तो जब यहाँ पे ब्लैडर को वो दिखा रहा है तो इसका मतलब रेक्टम के वेंट्रल साइड पे तो है, यानी ये वाला साइड कौन सा हो गया, वेंट्रल साइड हो गया। डन है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे अगर हम देखें तो हमें अगर मान लो किसी ने पूछा कि पाथवे ऑफ स्पर्म बता दीजिए, तो चलिए बनाते हैं इसके स्पर्म का पाथवे। ओके, पाथवे ऑफ स्पर्म, पाथवे ऑफ स्पर्म। तो इसका पाथवे जो स्पर्म का है वो कैसे है, लेट्स सी दिस। तो अगर हम पाथवे ऑफ स्पर्म देखें तो सबसे पहले हमें पता है कि टेस्टिस में बना होगा, हाँ या ना बोलो। टेस्टिस से किस में जाएगा, वासा एफ्रेंशिया, मेसोर्कियम नहीं, मेसोर्कियम तो बाइंडिंग स्ट्रक्चर है ना, उसमें स्पर्म जा थोड़ी रहा है, वो तो बांध के बस रखने के लिए है। बात समझ में आ गया। तो वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से किस में जाएगा, बीडर्स कैनाल। किडनी के अंदर नहीं, किडनी के ऊपर में एक कैनाल है जिसका नाम है बीडर्स कैनाल। किडनी के अंदर तो यूरिन है ना, ये किडनी के ऊपर कैनाल है, तो बीडर्स कैनाल। और बीडर्स कैनाल से ये कहां जाएगा, इन द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और फाइनली ये कहां पहुंच जाएगा, इन द क्लोएका। तो याद रह जाएगा हम लोगों को, पाथवे याद रखना कोई डिफिकल्ट नहीं है। वासा एफ्रेंशिया कितने नंबर्स में है, 10 से 12। अब इसका हम लोग पढ़ लेते हैं फीमेल, है ना। तो फीमेल का भी यहाँ पे बहुत आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हमें याद हो जाएगा। तो फीमेल वाले केस में देखना, अगेन ये किडनी है और ये है ओवरीज, ये है ओवरीज। तो इसमें क्या होता है कि किडनी के ऊपर ओवरी है पर इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है। अब कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, यानी मेसोर्कियम यहाँ प्रेजेंट या एब्सेंट, तो एब्सेंट। तो आपसे पूछा जाए मेसोर्कियम मेल फ्रॉग में या फीमेल फ्रॉग में, मेल फ्रॉग में। अब देखो इस ओवरी के अंदर ही कौन होगा, ओवम या एग। और यहाँ पर टोटल कितने एग बनते हैं, 2500 से 3000 एक बार में, ठीक है। तो एक बार में फ्रॉग कितने एग को ले आउट कर सकती है, 2500 से 3000। अब इन एग को जब ये लेआउट करेगी तो उसको ये किस में पहुंचा देगी, इन द ओवी डक्ट, है ना। ये किस में चला जाएगा, ओवी डक्ट में।
और ओविडक्ट से होता हुआ ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो यहां से ये आकर के किस में आ जाएगा, क्लोएका में, ठीक है। और यूरिन जो किडनी में बन रहा था वो किसके थ्रू आएगा, यूरेटर से, और वो भी कहां पहुंच जाएगा, क्लोएका में। तो क्लोएका में ही यूरिन भी आया, क्लोएका में ही गैमीट भी आया, लेकिन दोनों का इस बार ओपनिंग जो था वो अलग अलग था। बात समझ में आ रहा है? तो दैट्स वाई फीमेल में सेपरेट ओपनिंग्स हैं। तो यहाँ पर जो लाइंस हैं फीमेल के बारे में कि फीमेल में क्या क्या चीजें हैं वो आप देख लीजिए, पर पहले मेल में जो आपने पढ़ा था उसको भी आप बना लीजिए। तो हमने कहा कि मेल में क्या है, पेयर ऑफ टेस्टीज है ना, टेस्टीज। Now, which are found adhered to the upper part of kidney by a double fold of peritoneum, and this is known as mesorchium. Vasa efferentia कितने हैं नंबर्स में, 10 से 12, that arise from testes. They enter the kidney on their side and opens into Widder's canal. तो ये क्या हो गया, Widder's canal. Finally, it communicates with the urinogenital duct that comes out of the kidney and opens into the cloaca. Now the cloaca is a small median chamber that is used to pass. Cloaca से क्या क्या पास हो रहा है, पास fecal matter, urine and sperms to the exterior. इसलिए हमने कहा था क्लोएका में 3 सिस्टम्स ओपन होते हैं। क्लियर हो गया क्या? मेल में नहीं, दोनों में, फीमेल में भी, है ना। क्लोएका वर्ड भी जब भी आए तो उसमें तीनों ही सिस्टम्स ओपन होंगे, है ना। बस अंतर यह है कि मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट से आएगा, फीमेल में यूरिन आएगा यूरेटर से, और गैमीट आएगा फ्रॉम द ओविडक्ट्स। क्लियर है? इसमें हाँ, हेन में, हाँ, बर्ड्स में भी होते हैं। तो अब देखते हैं, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, यही बात बताया आपको, ओवरी पेयर है। नाउ द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन, ठीक है, इसीलिए कहा था कि वहां पे मेसोर्कियम एब्सेंट है। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज फ्रॉम द ओवरीज, ओपन्स इनटू द क्लोएका सेपरेटली। ओके, अ मैच्योर फीमेल कैन ले कितना एग, 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम। फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी में कैसा है, एक्सटर्नल, ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की वजह से ही इतने सारे ओवा एक बार में निकालने पड़ रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम होता है, ठीक है, हाँ, एंड टेक्स प्लेस इन वाटर। नाउ डेवलपमेंट इनका कैसा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग टैडपोल लार्वा। और टैडपोल लार्वा अपने एडल्ट से बहुत ज्यादा अलग होता है, इसीलिए कौन से मेथड से ये एडल्ट बनेगा, मेटामॉर्फोसिस। क्लियर है क्या? ओके, फ्रॉग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? है, क्योंकि फ्रॉग किस पे फीड करता है, इंसेक्ट्स पे, और इंसेक्ट से क्रॉप खराब हो सकते थे ना, तो ये क्या करता है, उन इंसेक्ट्स को खा जाता है, तो क्रॉप हमारे क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो ये हो गया। दूसरा, फ्रॉग जो है वो आपके फूड चेन का एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि फ्रॉग इंसेक्ट को खा रहा है और फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, और इस तरह से फूड चेन चलता रहेगा। तो यानी ये आपके फूड चेन का ही पार्ट है। और बहुत सारे जगहों पर क्या होता है कि फ्रॉग के जो मस्कुलर लेग्स होते हैं वो फूड के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो खाने पीने में भी यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सारी बातें याद रखनी है। बस खत्म हो गया फ्रॉग, कुछ बचा ही नहीं। अब बताओ कि इसमें कोई था बहुत ऐसा कोई रॉकेट साइंस, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो हाँ पूरा ही मैंने, बस मेरे को लगता है कि 5 से 10 लाइन है जो कि अलग है, वो भी एकदम आसान है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है। और हमने उस चीज़ को अलग अलग वाले चीज़ों को भी मेंशन कर करके लिख लिया है ना। जैसे देखो पाथवे ऑफ स्पर्म मैंने अलग कर दिया आपको, फिर अगर आप सर्कुलेटरी पढ़ने लगोगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। ये देखोगे तो आपको समझ आएगा पोर्टल सर्कुलेशन है, और यहाँ पे मैंने मार्क भी करा। अच्छा, मैं अगर अंडरलाइन या कर रहा हूँ तो आपके सामने एनसीईआरटी है, मैंने जब अंडरलाइन किया है तो आप देखिए कि पूरा लाइन अंडरलाइन हुआ है क्या? नहीं। अब इसका फायदा मेरे को क्या होगा कि जब भी मैं पेज पलटूंगा तो मैं जैसे देखूंगा क्लोज टाइप, तुरंत याद आ जाएगा सर्कुलेशन क्लोज टाइप है, 3 चेंबर्स हैं, यानी कि ब्लड की मिक्सिंग होंगे, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। खुद से बात कर रहा हूं तो जल्दी जल्दी कवर हो रहा है। पेरिकार्डियम है तो यस, हार्ट के ऊपर लेयर है। साइनस वेनोसस कोना सार्टियस, सर ने कहा था कि बाकी सब सेम है, बस साइनस वेनोसस और कोना सार्टियस है। सर ने कहा था साइनस वी है, यानी कि ये डॉर्सल साइड पे होगा, है ना, वी है तो डॉर्सल साइड पे, और कोना सार्टियस वेंट्रल साइड पे, ठीक है। इसमें पोर्टल सिस्टम है और दोनों हिपैटिक और रीनल है। आरबीसी इनमें क्या होता है, न्यूक्लिएटेड, और बाकी सब तो जो ह्यूमन में वही है, तो कहानी में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं। तो आप बताइए, इस पूरे पेज को अगर मुझे रिवाइज करना रहेगा तो मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, अगर मैं बहुत स्लो लर्नर हूं तब भी, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं इसमें बात करके पढ़ रहा हूं, तुम लोग क्या है रीडिंग कर दो, है ना, करके खत्म कर देते हो।
तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर 2 मिनट मुझे एक पेज में लगने वाला है, मान लेते हैं 2 मिनट की जगह 5 मिनट भी लग जाए, ठीक है, तो 5 मिनट भी अगर एक पेज में लग गया तो आप सोच के देखिए कि कोई भी अगर आप ये बायोलॉजी का चैप्टर उठा लो तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 16 पेजेस का होता है ना। तो 16 पेज का अगर है तो 16 पचे 80 है ना, 16 5 का कितना होता है 80, यानी कि कम से कम अगर हम देखें तो 1.5 घंटे के टाइम में मेरा एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो सकता है। अगर 1.5 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज हो सकता है और पूरे दिन में अगर हमने किसी दिन गलती से 10 घंटे पढ़ाई कर लिया है ना, तो आप समझ के देखिए कितने चैप्टर कंप्लीट हो सकते हैं, है ना, 6-7 चैप्टर। 6-7 चैप्टर का मतलब एक पूरा का पूरा यूनिट खत्म हो सकता है क्या? अगर हम 11वीं की बायोलॉजी उठा लें और एक यूनिट एक दिन में खत्म कर दें तो 5 दिन में 11वीं की बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। तब कहाँ डिफिकल्ट है? तो सर हम लोग करना नहीं चाहते, वरना तो सही बात है, बहुत आसान है पढ़ाई, पढ़ाई में कोई डिफिकल्टी है ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो आपके सामने ही मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है, तुम्हारे सामने ही मैं पढ़ रहा था। हाँ, डाइजेशन हट गया, लेकिन तुम्हें तो डाइजेशन यहाँ पे काम आ गया ना, तो बस और क्या चाहिए। डन है, तो बस हमने पढ़ लिया। देखा कितना सिंपल, कितना बढ़िया चैप्टर था। ऐसे ऐसे अगर चैप्टर सब हो जाते हैं तब तो हम लोग यूं चुटकी बजाते हैं चैप्टर खत्म कर देते हैं ना। ठीक है, तो आसान है, कहीं कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, घर जाइएगा अब एक बार बस खुद से देख लीजिएगा। तो आपको 4 नंबर आपके पैकेट में है बिना कभी रिवीजन किए हुए। बात समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इससे। ठीक है, तो 4 नंबर तो इस बार पॉकेट में आ गया है। डन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, बाकी तुम लोग अपना रिवाइज वाइज कर लो और घर फिर चले जाओ। तो खत्म करते हैं क्लास को।